हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप सब बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्लास 10 चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस स्टडी कर ली थी। एसिड्स ऑक्सीजन से और मेटल ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करते हैं एंड मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस में कवर कर लिया है। आज इसी चैप्टर की ये हमारी क्लास 3rd है, इसलिए मैं लिख देती हूँ पार्ट 3rd। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में पुरानी इसकी प्रीवियस क्लासेस देख लें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे, उसमें दिया हुआ है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एक एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर हम किसी भी एसिड और बेस को वाटर में सॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या होगा ये हमें देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और अगर हम कहें तो यही एक चीज है जो एसिड्स में कॉमन होती है। ये भी होता है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। अगर हम बात करें कि एसिड्स में क्या कॉमन होता है तो वो भी हमें यहीं से पता चलता है। समझ रहे हैं आप ये बात? एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो अगर आप कोई भी एसिड होगा उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऑन डिसॉल्विंग एसिड इन वाटर, on dissolving acids in water, they produce H प्लस आयन। क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? H प्लस आयंस। अगर आप किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे और यही सारे एसिड्स की बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रॉपर्टी है। बिकॉज जितने भी एसिड होंगे, क्या होंगे, जितने भी एसिड होंगे वो पानी में जब आप डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वो प्रोड्यूस करेंगे H प्लस आयन और इसी से आपको पता चलेगा कि ये एसिड है और यही सब एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टी है और यही सारे एसिड्स में कॉमन है। क्लियर हो गया? जो एसिडिक बिहेवियर होता है, वो जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो इसी की वजह से, इस H प्लस आयन की वजह से ही जो आपके एसिड हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अगर हम कहें कि वाई एसिड्स आर एसिड या फिर वाई एसिड शो एसिडिक बिहेवियर, जस्ट बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस H प्लस आयन एंड बिकॉज ऑफ दैट दे शो द एसिडिक बिहेवियर। H प्लस आयन को हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन को हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है। क्लियर है? जैसे कि हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे, या तो आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए या फिर वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, तो ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस आयन एंड बिकॉज ऑफ दिस H प्लस आयन इट शोज एसिडिक बिहेवियर और हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एसिड है। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें बताया गया है कि कैसे जब हमने किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, कैसे वो ब्रेक हुआ और कैसे उसका मतलब जो कैथोड है, कैथोड पे और एनोड पे वो कलेक्ट हो गए एच आयंस। ठीक है, तो आप चाहें तो वो एक्टिविटी देख सकते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? और इसके बाद अगर आप किसी भी एसिड की बात करें, जैसे H2SO4 है, अगर आप उसको भी देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड शोज एसिडिक करेक्टर। ये भी एसिडिक करेक्टर क्यों शो करता है? तो क्यों शो करता है? बिकॉज इट आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन H प्लस SO4 2 माइनस।
इसकी वैलेंसी 2 है, SO4 की 2 माइनस है। आप जब भी हाइड्रोलिसिस दिखाएंगे, एक चीज का ध्यान रखना है कि वैलेंसीज बिल्कुल सही दिखानी है। अगर आप जैसे यहाँ पे माइनस है यानी कि -1 है, यहाँ पे -2 है, अगर आप सिर्फ SO4 माइनस लिख देते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, एग्जामिनर आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लेगा। तो प्लीज आप अवॉइड करिए कुछ भी गलत लिखना। वैलेंसीज आई होप सबको अच्छे से आती होंगी, नहीं आती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी क्लास लेके आने वाली हूँ इसके ऊपर भी। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो सारे एसिड्स हैं उसमें क्या कॉमन होता है, H प्लस आयन का लिबरेट होना वो कॉमन होता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जो जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है, उनमें हाइड्रोजन आयन होता है। हमने ये बात अभी स्टडी करी कि ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन। तो क्या जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन होगा, क्या वो सारे एसिड होंगे? बताइए आप। जितने भी ऑल कंपाउंड्स, मैं यहां पे क्वेश्चन लिखती हूं, आर, इज नहीं होगा बिकॉज देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स, थोड़ा इंग्लिश का भी हम ध्यान रखेंगे चाहे हम केमिस्ट्री क्यों ना पढ़ रहे हो। आर ऑल कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आयन, हैविंग हाइड्रोजन आर एसिड्स, आर एसिड्स। जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन है, चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो। अब आप देखो, आप H2O है, H2O भी तो वाटर है, H2O में भी तो हाइड्रोजन है, क्या ये एसिड है ना? अगर एसिड है तो आप पी कैसे रहे हैं? तो ये बोल रहा है कि जितने भी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है क्या वो एसिड हैं? तो इसका क्लियर आंसर है नो। नो, ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। सिर्फ वो कंपाउंड एसिड होंगे जितने ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन, ठीक है, ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन, बट ऑल कंपाउंड्स containing या having hydrogen are not acid, are not acid। am I clear? जितने भी एसिड हैं उन सबके पास तो हाइड्रोजन होगा, दिस इज फॉर श्योर, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर हाइड्रोजन वाला कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपकी एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक्टिविटी में, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने पूरा सब आपका रेडी किया है, उसको आप एक बार स्टडी करके देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल एक्टिविटी के थ्रू कराया गया। हो सकता है आपके क्लासेस में ये परफॉर्म भी कराई जाए। क्लियर है? अगर आपको एक्टिविटीज में कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, जो एसिटिक एसिड होता है उसमें भी कुछ ना कुछ एसिडिक करेक्टर होता है, बिकॉज वो भी आयोनाइज होता है जब वो उसमें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन बनता है कि वाई एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड, वाई एसिड्स आर नेवर, लास्ट क्लास में भी मैं आपको बता रही थी नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। उसमें ये था कि ब्रास के कंटेनर में या फिर इसमें हमें सौर मिल्क, सौर मतलब दही या मिल्क क्यों नहीं रखना चाहिए, सौर, तो उसका भी देखो कहीं समवेयर इसी से रिलेटेड है। वाई एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, बिकॉज हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा है कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं। अगर आप उसको मेटल कंटेनर में स्टोर करेंगे तो वो मेटल से रिएक्ट करेंगे। एसिड्स हमारे कैसे नेचर के होते हैं? एसिड्स का अगर आप नेचर देखें तो कैसा नेचर होता है, कोरोसिव होता है, यानी कि वो कोरोड करते हैं। तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं, कोरोड करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप मेटल के कंटेनर में उसको स्टोर करेंगे एसिड को, देन एसिड स्टार्ट कोरोडिंग मेटल कंटेनर ग्रेजुअली, और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा उसको कोरोड कर देंगे कि कंटेनर ही खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो एसिड्स होते हैं उनको कहाँ स्टोर करना चाहिए? एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास एंड सेरेमिक। किसमें करना चाहिए? ग्लास में और सेरेमिक कंटेनर में एसिड्स को स्टोर करना चाहिए, इसलिए हमेशा। क्लियर? कभी भी एसिड्स को हमें मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करना है। ओके, तो ये हमने देखा कि जो एसिड्स है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन।
द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप सोचें कि नॉर्मली कोई HCl है, क्या वो ऐसे भी H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देगा? तो नो, वो कब करेगा? जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर वो वाटर के प्रेजेंस में होगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। एम आई क्लियर? सबको क्लियर हो चुका है? ठीक है। लास्ट हमने क्लास में बताया था कि एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। एसिड लिटमस पेपर पे क्या शो करते हैं, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एसिड कौन से लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं। फटाफट से आप मुझे लिख के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई डोंट थिंक कि रिपीट करने की कोई जरूरत है, तो ये अब आप बताएंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक, हमने एसिड्स तो देख लिया कि एसिड्स में क्या कॉमन होता है, लेकिन अभी हमें ये भी तो देखना है वाई नहीं, सॉरी, व्हाट डू व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। हाँ, जिन बच्चों को PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से लिंक हो जाइए, या फिर कमेंट में आप लिख दीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। एंड जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइटम को प्रेस करें, जिससे कोई भी नया क्लास हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फिजिक्स की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, मैथ्स की भी अपलोड हो रही हैं, और आपकी क्लास क्या बोलते हैं, जो 9th का मैथ्स है वो कंप्लीट हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। हमने देख लिया एसिड्स में क्या कॉमन है, एसिड्स में H प्लस आयन कॉमन है। तो अब बेस में क्या कॉमन होगा? तो बेस को अगर आप, बेस में क्या कॉमन होगा? बेस इज अ सब्सटेंस, जब आप उसे डिसॉल्व करेंगे, किसमें? डिसॉल्व इन वाटर, है ना? व्हेन बेस dissolve in water, it produce OH माइनस आयंस। क्या प्रोड्यूस करता है वो? OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करता है। क्या एसिड तो आपके H प्लस आयन कर रहे थे, और बेस क्या करेगा? OH माइनस आयन। जैसे कि NaOH, ये क्या है? बेस है। जब आप इसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? Na प्लस OH माइनस। एंड दिस OH माइनस इज अ साइन कि ये कैसा है? बेसिक है नेचर में। जो बेसिक नेचर होता है बेस का, दिस इज बिकॉज ऑफ द OH माइनस आयन। किसकी वजह से होता है? OH माइनस आयन। कहीं कहीं आपको जो बेसिक है ना, उसको आप एल्कलाइन भी देखेंगे कि कहीं कहीं उसको एल्कलाइन भी लिख देते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिक या फिर एल्कलाइन, बोथ आर सेम। तो the presence of OH minus ion indicate that it has basic और alkaline properties। क्या हो सकती हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज भी या फिर अल्कलाइन प्रॉपर्टीज है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन। लेकिन अगर हम देखें कि जैसे कि क्या सारे बेसिस में OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है, तो यस, अगर आप KOH ले लें, इट इज ऑल्सो ए बेस। जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये ब्रेक होगा, K प्लस एंड OH माइनस आयन। एंड दिस OH माइनस आयन इज अ साइन कि इट हैज बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना? ये जस्ट बिकॉज, अब आप फिर से वही बात कहें कि क्या जितने भी OH होंगे, है ना, सब में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा? नहीं, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, हमें OH माइनस आयन से मतलब है। क्लियर हो गया है? ठीक है। अब अगर आप देखें कि बेसिस दोनों तरह के होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, है ना, जो बेसिस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, वो हमारे होते हैं स्ट्रांग बेसिस। कौन से होते हैं? स्ट्रांग। जब हमने हमारा जो OH माइनस आयन है ना, यही बताएगा कि बेस हमारा स्ट्रांग है या फिर वीक है। अगर ये हमारा कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, क्या हो रहा है? कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है वाटर में, आयोनाइज इन वाटर, तो वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर वो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है वाटर में, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, तो देन ये कैसा होगा? वीक बेस होगा।
आपसे कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है ये। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ वीक एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस बेसिस ऑन द आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी। आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से आप एक स्ट्रॉन्ग और वीक बेस को कैसे आइडेंटिफाई कर देंगे। तो दिस इज वेरी क्लियर कि अगर कोई भी कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर पार्शियली आयोनाइज हो रहा है देन इट इज अ वीक बेस। जैसे कि हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा बेस है, एक अमोनियम। अभी आपने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा था वाटर में, इसलिए। अगर हम ले अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मूला होगा, NH4OH माइनस। तो अगर आप NH4OH माइनस, सॉरी यहाँ पे मैं माइनस नहीं लिखूंगी बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला, अगर आप इसको आयोनाइज करेंगे तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ये पार्शियली आयोनाइज होगा, इसलिए ये कैसा बेस है, वीक बेस। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, ये भी वीक बेस है। अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो ये भी कैसा बेस है, वीक बेस। बिकॉज जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर इनका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे देन आप देखेंगे कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं। इनमें क्या मिल रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का जो अमाउंट है बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, जब OH माइनस का अमाउंट कम है इसका मतलब ये है कि जो बेस है वो पूरी तरह आयोनाइज नहीं हुआ है, और पूरी तरह आयोनाइज नहीं होने की वजह से उसने कम अमाउंट प्रोड्यूस किया है OH माइनस का, इसलिए वो वीक बेस है। हमने समझ लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी लास्ट क्लास में कि वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, है ना। जो बेस होते हैं आपके बिटर होते हैं ना टेस्ट में, हमने क्लास में देख लिया था, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम देखें तो बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक। सोपी होते हैं टच में, जब आप उनको टच करेंगे तो वो कैसे होंगे, सोपी होंगे। सोपी की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, लेट मी करेक्ट, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने कौन सी स्पेलिंग लिखी है। ये सोपी इन टच होते हैं, टेस्ट में वो बिटर होते हैं, और टेस्ट भी लिख देती हूँ, ठीक है। अगर आप देखें तो वो क्या करेंगे, टर्न करेंगे, टर्न्स रेड लिटमस पेपर को, हमने सबसे फर्स्ट क्लास में देख लिया था, रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को वो क्या कर देंगे, ब्लू में चेंज कर देंगे। दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, जिसमें हमने दो तरह के बेस भी देख लिए, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे एक टॉपिक दिया हुआ है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है ना, पीएच स्केल क्या होता है, किस काम आता है और क्यों होता है, ये हमें समझना है। देखो ये एक तरह का स्केल होता है, जैसे कि आप देखते हैं आपके मैथमेटिक्स में एक स्केल है जिसमें आप ना उसका मेजरमेंट लेके कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। दैट इज अ स्केल टू मेजर डिस्टेंस, कि वो कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, कितने मिलीमीटर है, वॉट एवर। ऐसे ही स्केल होता है केमिस्ट्री में जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का काम होता है, ये किसी भी, ये स्केल यूज होता है, यूज टू measure the the strength of acids and base, the strength of acid और base। एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जिस स्केल का हम यूज करते हैं वो होता है पीएच स्केल। अब आप कहेंगे मैम स्ट्रेंथ क्या है, तो अभी मैंने बताया ना, स्ट्रेंथ वो होती है जिससे ये पता चलता है कि कोई भी एसिड वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार उसको डिसॉल्व कर करके देखेंगे, है ना, कि देयर इज समथिंग जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए और एट द मोमेंट रिजल्ट दे देनी चाहिए। हम उस रिजल्ट के लिए हम एक एसिड को लाएं या फिर हम एक बेस को लाएं, उसको हम पानी में डिसॉल्व करें, इट इज क्वाइट टाइम टेकिंग प्रोसेस ना। हमें चाहिए थोड़ा सिंपल और जल्दी, है ना, टाइम हमारा कम कंज्यूम करे, क्योंकि बिकॉज सबको पता है कि सब बहुत हरी में है, अभी आपको एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो यू हैव टू नो एट द टाइम कि ये वीक है या फिर स्ट्रांग है। तो इस चीज को सिंप्लीफाइड करने के लिए एक स्केल आया जो मेजर करता है स्ट्रेंथ एसिड की या फिर बेस की। अब वो कैसे, ये जो आपका स्केल है इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 से 14। कहां से, 0 से 14। अब ये जो 0 है, 0 शो करता है वेरी एसिडिक। अगर किसी भी लिक्विड की, किसी भी कंपाउंड की वैल्यू 0 है दैट मीन्स इट इज वेरी एसिडिक,
और अगर 14 है तो इसका मतलब है दिस इज वेरी बेसिक, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ये। एम आई क्लियर? कैसा है ये? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये स्केल ऐसा है कुछ, मैं आपको एक रफ डायग्राम में समझा देती हूँ। इसमें नंबरिंग दी गई है। इधर ये हमारा 7 जो है, 7 ये है न्यूट्रल, जो आप सॉल्ट यूज करते हैं न्यूट्रल। इधर आपकी वैल्यू है 0, ये 7 है और ये 14 है। ये कैसा हो गया? एसिडिक। एसिडिक यानी कि वेरी एसिडिक, और ये हो गया वेरी बेसिक। तो अब आप देखेंगे अगर आप 7 से 14 की रेंज में इस राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो जो न्यूट्रल से बेसिक बिहेवियर आपका इंक्रीज होगा। अगर आप 8 पे जाते हैं तो 8 मतलब क्या है? थोड़ा वीक बेस है। 9 उससे ज्यादा, थोड़ा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर 10 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 11 उससे ज्यादा, 12 उससे ज्यादा, 13 उससे ज्यादा, एंड 14 इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? ऐसे ही अगर आप 7 से नीचे को जाते हैं तो आप देखेंगे 6 वीक एसिड है ना? इधर जाएंगे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, एंड देन 1, एंड देन 0। तो आपका इस साइड मूव करने पे एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा, और राइट हैंड साइड मूव करने पे आपका बेसिक बिहेवियर क्या होगा? बेसिक बिहेवियर बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो आप देखेंगे यही जो स्केल है ये मेजर कर लेता है। अगर किसी का 7 आ रहा है तो डेट मीन्स वो कैसा है? वो हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, उसमें हमें कुछ भी नहीं है। इस साइड देखो एसिडिक बिहेवियर है, तो यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? H प्लस। और इस साइड बेसिक बिहेवियर है तो कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? OH माइनस आयन। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 7, अगर आपके स्केल में पीएच स्केल शोइंग 7, तो व्हाट डज इट मीन्स? तो इसका मीन क्या है कि जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। उसका नेचर न्यूट्रल होगा। और अगर आपसे कहा जाए कि यू हैव अ कंपाउंड इन योर टेस्ट ट्यूब, या यू हैव ए सॉल्यूशन इन योर टेस्ट ट्यूब शोइंग पीएच स्केल वैल्यू 4, तो हाउ व्हाट डज इट इंडिकेट्स? तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये कैसा है? वीक एसिड है। कैसा है? वीक एसिड है ना? इधर हम 3, 2, 1, 0 ये सारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आपका जो पीएच स्केल है इस तरह से किसी भी एसिड या फिर बेस की सॉरी, बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए काम आता है। आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है 2.2, जिसमें उन्होंने कुछ सॉल्यूशन मेंशन किए हैं। सलाइवा बिफोर मील, उसमें आपको बताना है सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस। तो ये जो है देखो उन्होंने स्केल में भी सब बताया गया है कि जो आपका प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर, प्योर, मैं आपके किसी किसी कुछ चीजों के लिख देती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। पीएच वैल्यूज, पीएच वैल्यूज। तो अगर हम देखेंगे प्योर वाटर की, जो आप पानी पीते हैं, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4 एग्जैक्ट। सेम विथ ब्लड, अगर ब्लड की देखें तो ब्लड की भी कितनी होती है? 7.4, मतलब ऑल अबाउट न्यूट्रल और हल्का सा बेसिक होता है। अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी के है ना, तो इन्हें हम एक बार देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की है 10। और अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने देखा था आपको लास्ट क्लास, अभी लास्ट क्लास भी नहीं, लास्ट स्लाइड में ही बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो होगी 14। क्या होगी? 14। इसी के साथ लेमन जूस अगर हम लें, लेमन जूस देखो थोड़ा खट्टा होता है ना, तो एसिडिक होता है, तो एसिडिक है, इसकी वैल्यू कितनी है? अराउंड 2.2। ये एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। गैस्ट्रिक जूस जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है वो होता है अराउंड 1.2। क्या होता है? ये भी कैसा बिहेवियर होता है इसका? एसिडिक ही होता है। कैसा बिहेवियर हो रहा है? एसिडिक, गैस्ट्रिक जूस का भी। तो अगर आप कई बार देखते हैं आपने एक्स्ट्रा एसिड ले लिया है ना, तो आपको स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, हो जाती है। फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लिया जाता है ना, क्योंकि बेस लेते हैं, थोड़ा हल्का सा मिल्क लेंगे या फिर कोई ऐसी चीज लेंगे जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। अभी ये हम देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये पढ़ा रही है पीएच, इसकी इंपॉर्टेंस हमने एसिड और बेस के लिए तो देख ली,
और कहाँ इंपॉर्टेंस है? तो जो पीएच है, इंपॉर्टेंस है जो पीएच की, वो एवरीडे लाइफ में भी बहुत ज्यादा है। आपकी जो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या है डेली की, उसमें भी पीएच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो आप अपने प्लांट्स की तरफ ही आइए। प्लांट्स जो होते हैं, क्या आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, क्या वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? सबसे पहले आप अपने दूर क्यों जाना, सबसे पहले आप प्लांट्स की और एनिमल्स की तरफ आइए। देखो, जो हमारी बॉडी का पीएच होता है ना, वो 7 to 7.8 होता है, यानी कि एसिडिक तो नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है। माइल्ड बेसिक होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल टू वेरी माइल्ड बेसिक। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसी पीएच रेंज में सर्वाइव कर लेते हैं, 7 से 7.8। ये हमारी पीएच रेंज है बॉडी की, है ना। इसी उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। अगर रेन वाटर है, रेन वाटर का अगर पीएच लेस देन, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, रेन जो हमारी एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन, उसका जो पीएच होता है एसिड रेन का, वो होता है हमारा लेस देन 5.6। तो वो अगर पीएच एसिड किसी भी रेन का पीएच लेस देन 5.6 हो गया, तो वो हमारा एसिडिक हो गया, एसिड रेन हो गया। अगर वो एसिड रेन प्लांट्स में गिरती है या फिर वो रिवर्स पे गिरती है, तो क्या होता है? जो रिवर है उसका पीएच डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ है उनका सर्वाइवल बहुत हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स मींस, ये क्लियरली क्या शो करता है कि जो पीएच है वो हम उससे हमारे प्लांट्स और एनिमल सेंसिटिव है। आप देखेंगे कोई कोई प्लांट तो इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि कई बार रेन हुई किसी इंडस्ट्री के अराउंड या फिर कोई फर्स्ट रेन हुई, तो आप नोटिस करेंगे कि वो प्लांट हमारा बहुत मुरझा जाता है। कई बार वो दोबारा रीग्रो भी नहीं कर पाता। कुछ स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं तो वो ओवरकम हो जाते हैं। तो दिस इज बिकॉज हो सकता है कि वो जो रेन थी वो एसिडिक हो, फर्स्ट रेन हो, या फिर इंडस्ट्रीज के केमिकल से मिक्सअप हो। इस वजह से जो पेड़ है उसकी पीएच डिसबैलेंस हो गया उसका, और वो पेड़ क्या हो गया? मुरझा गया। समटाइम वो पेड़ बेचारा मर भी जाता है। एंड सेम विद द एक्वेटिक लाइफ, अगर हमारी एसिडिक रेन किसी भी उसमें जाती है, रिवर में जाती है, वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज हैं और जो टोर्टोइज हैं और जो इतने भी हमारी एक्वेटिक लाइफ हैं, जो भी वहां पे कुछ वैसे प्लांट्स भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, मॉस वगैरह, तो वो सब सफर होते हैं। दिस इज बिकॉज की पीएच का डिस्टरबेंस होता है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? पीएच सेंसिटिव होते हैं। सेम विद जो पीएच होता है सॉइल का, सॉइल का पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स जब कोई भी खेती करते हैं तो वो सबसे पहले अपने जो सॉइल है उसके पीएच को चेक करेंगे कि उसका पीएच किस रेंज में लाई कर रहा है, और उस रेंज में कौन सी जो क्रॉप है वो लगाना सही होगा, वो ये भी देखेंगे। आपने एक सीरीज आई है, मैं सीरीज का नाम भूल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो सीरीज पूरी फार्मिंग से रिलेटेड सीरीज है। उसमें वो लोग उसका कल्टीवेशन करते हैं रोज का। अगर किसी ने वो सीरीज देखी है तो जल्दी से कमेंट में उसका नाम लिख के बताएं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। रोज का वो कल्टीवेशन करते हैं। उनके जो उसके जो जो उसमें मेन करेक्टर है, उसके जो दादाजी थे, वो उस लैंड पे क्या कर रहे थे? बड़ी बड़ी क्रॉप्स को लगा रहे थे, और हर साल वो लॉस में जा रहे थे, बिकॉज वो क्रॉप चली नहीं पा रही थी वहां पे। वो हर बार खराब हो जा रही थी, खराब हो जा रही थी, जिसकी वजह से उनपे लोन हो जाता है। लोन होने की वजह से वो जब क्रॉप खराब हो जाती है वो उनको रिफंड नहीं कर पाते हैं, तो एट लास्ट उनकी डेथ भी हो जाती है। देन उनका जो बेटा, या फिर आई थिंक नहीं, उनका बेटा नहीं, उनका ग्रैंडसन आता है। फिर वो सबसे पहले, बिकॉज ही इज एजुकेटेड, वो एजुकेटेड था, तो वो सबसे पहले पता लगवाता है कि पीएच क्या है। देन वो जब वो पीएच चेक करता है तो उसको पता लगता है उस सॉइल का जो पीएच है वो उस रेंज में ही नहीं है कि वो बड़ी क्रॉप्स को कवर कर सके। उसका पीएच का जो रेंज था वो ऐसा था कि उसमें कोई मतलब ये जो फूलों की खेती बहुत अच्छे से हो सकती थी, तो फूलों की खेती के लिए उसने तब वहां रोज रोज लगाया, तो फिर उसको बहुत अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ। तो इसलिए जो पीएच है वो सॉइल का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना फार्मर्स के लिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पीएच वो अपनी खेती कर सकते हैं। और अगर खेती अकॉर्डिंग टू सॉइल होगी, बिकॉज कई बार सॉइल आपकी खेती को, आपकी क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं करता। अभी उसको उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो तो फूलों को लगाने की, और आप लगा दे रहे हैं फल, तो कैसे फलों के पेड़ चल जाएंगे? फलों के पेड़ चलेंगे ही नहीं। तो इसलिए पीएच हमारा सॉइल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीडे लाइफ में देख रहे हैं हम ये।
नेक्स्ट आता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। लो अब हम पेड़ प्लांट एनिमल ये इन सब में कहाँ जा रहे हैं, ये तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर उसका पीएच बिगड़ जाता है तो क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। आपके स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। तो अगर HCl क्यों है, क्योंकि ये आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और विदाउट हार्मिंग द स्टमक, स्टमक को नहीं हार्म करता है। इनडाइजेशन हो जाता है कई बार, तो जब आपने जैसे बहुत ज्यादा खा लिया या कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया तो इनडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है पेट में, पेट दर्द होने लगता है। तो उस टाइम पे आप क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड्स यूज करते हैं या फिर एक माइल्ड बेस यूज करते हैं, जिससे आपको एसिडिटी से रिलीफ मिले। क्योंकि आप जब कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं तो आपका जो स्टमक है उसका HCl या फिर उसका जो पीएच है वो गड़बड़ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा तो स्टमक में क्या होना शुरू हो जाएगा, स्टमक में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब स्टमक में दर्द होगा तो एसिडिटी, मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एंटासिड या फिर बेस की। तो इस तरह से पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। pH 4 टूथ पीएच चेंज एज टूथ डिके। जब आपके जो दांत हैं, दांत में कीड़ा लगता है या फिर दांत खराब होते हैं, तब भी पीएच दांत का चेंज हो जाता है ना। कब चेंज, कब हमारे दांत खराब होते हैं, जब अगर माउथ का जो पीएच है, पीएच ऑफ माउथ, अगर माउथ का पीएच है वो लेस देन 5 पॉइंट हो गया, 5.5 हो गया, तो आपका टूथ इनेमल या फिर टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो आपका टूथ का जो इनेमल है वो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, वो बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब आपका टूथ का जो माउथ है, जो माउथ है उसका पीएच होने लगा है 5.5 से कम, इसका मतलब कैसा होने लगा है, एसिडिक होने लगा है। और जब एसिडिक होने लगा है तो वो क्या करेगा, जो कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट जिससे आपका टूथ इनेमल बना है, उसको डिके करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, डिके करना शुरू कर देगा। वो वाटर में डिसॉल्व होने लगेगा और कोरोड होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि जो बैक्टीरिया है मुंह में, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है माउथ में, वो क्या जो अच्छा देखो, मुंह में बैक्टीरिया आ कहां से रहे हैं, वो शुगर से आ रहे हैं, है ना, शुगर से आ रहे हैं, फूड पार्टिकल से आ रहे हैं, जो आपके मुंह में खाना खाने के बाद थोड़े बहुत रह जाते हैं उनसे। तो वो आपके जो टूथ इनेमल है उसको डिके करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो बेस्ट वे है, तभी तो कहते हैं खाना खाने के बाद ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके जो भी खाने का थोड़ा बहुत मुंह में लगा रह गया और आपके माउथ का पीएच कुछ भी गड़बड़ हुआ या फिर नहीं भी हुआ, तो मान लो वो लंबे टाइम तक आपके माउथ में रह जाता है, वो तो धीरे 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 वहां पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने लगते हैं, और वो जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके माउथ के पीएच को डिस्टर्ब कर देते हैं, और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट के आपके टूथ इनेमल बने हुए हैं, ये कोरोड या फिर कह दो डिके होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है, ओके। इस तरह से जो आपका पीएच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब एक में एक आपको जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स और एनिमल, वो भी सेल्फ डिफेंस करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं प्लांट और एनिमल इन तरह, इस तरह के केमिकल्स से। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। जैसे आपने सुना है कि कई बार आपने, जो ये प्लांट और एनिमल होते हैं ना, ये अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ एसिड आपके अंदर छोड़ देते हैं। जैसे हनी भी है, हनी भी काट लेती है तो वहां पे एकदम से इरिटेशन होने लगती है, इरिटेशन होने लगेगी। तो क्यों, क्योंकि उसमें उसने एक एसिड आपकी बॉडी में छोड़ दिया है। जैसे ही कट किया, एक एसिड छोड़ दिया, और उस एसिड को आपने बैलेंस करने के लिए उसमें कुछ भी आप ऐसा चीज लगाएंगे जो थोड़ा बेसिक होगा नेचर का, नेचर में थोड़ा बेसिक होगा और उस एसिड को बैलेंस करेगा। केमिकल वारफेयर, तो आप देख रहे हैं कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स। तो आपके किसी भी आंट ने काट लिया तो आप एक माइल्ड बेस यूज करेंगे। आंट ने आपको स्टिंग चुभा दिया है तो आप क्या यूज करेंगे, एकदम से इरिटेशन होगी, माइल्ड बेस, कोई माइल्ड बेस होगा, जिसको आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एसिड उसने आपकी बॉडी में रिलीज किया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा।
ठीक है। कई बार कुछ कुछ प्लांट्स में भी ये चीज होती है कि जैसे आपने उनकी किसी स्टिंग को छू लिया है ना, तो एकदम से उनकी लीव्स में से कुछ इंजेक्ट हुआ जैसे कि मिथोनिक एसिड, वो आपके बर्न करना सा शुरू हो जाएगा। होते हैं ना जंगली पेड़ होते हैं, कुछ उन्हें कह देते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो वो भी प्लांट और एनिमल भी कुछ पीएच अपना मतलब ये इस चीज को यूज करते हैं अपने लिए डिफेंस के लिए। उन्हें लगता है आप उनको कुछ ना कुछ परेशानी करने वाले हैं, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, जैसे विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। अच्छा, लेमन का बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, लेमन में कौन सा एसिड होता है, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कौन सा एसिड होता है लेमन में। ठीक है। टैमाराइंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक होता है, नेटल स्टिंग में मिथोनिक एसिड होता है। अभी मैंने बताया कि आंट स्टिंग हो या फिर नेटल स्टिंग हो यानी कि किसी पेड़ की पत्ती हो, इनमें कौन सा होता है, मिथोनिक एसिड होता है। और मैं ये आपको बार बार इसलिए बता रही हूं बिकॉज एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, कौन सा होता है, मिथोनिक एसिड होता है। क्लियर। अगर आपने देख लिया एसिड्स का भी कि एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। एसिड्स का जो पीएच है अगर मैं यहां देखूं तो लेस देन 7 है। जो बेस है उनका पीएच है मोर देन 7, और जो सॉल्ट है उनका पीएच होगा अप्रोक्सीमेटली 7। क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 7। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट से सॉल्ट का पीएच 7 है। ठीक है। कौन सी सॉल्ट क्या होती है कॉमन सॉल्ट, NaCl। इसके लिए गांधी जी ने भी मार्च किया था या नहीं किया था, आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक सॉल्ट मार्च के नाम से है, गांधी जी ने मार्च किया था, डांडी मार्च भी कहते हैं उसको। तो वो जो कॉमन सॉल्ट है उससे कौन कौन से केमिकल्स फॉर्म होते हैं, ये बहुत, जो आपकी लास्ट क्लास होगी, अब नेक्स्ट क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगी और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। उसमें से बहुत आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें हम सारी केमिकल्स जितने भी हमारे कॉमन सॉल्ट से बनते हैं सब हम कवर करेंगे। तब तक मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए। वो क्वेश्चन आप लोग जो एनसीईआरटीज में रहते हैं वो तो आप आई होप करते ही होंगे। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे कि कुछ रिएक्शंस हैं आप उन्हें कंप्लीट करके देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपके होमवर्क में है, नेम 1 स्ट्रॉन्ग एंड 1 वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एसिड आपको बताना है। आज हमने सारे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में ही पढ़ा है, ये आज आपको बताना ही है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि गिव वन एग्जाम्पल, आपको बताना है किसी का भी नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ये भी मैंने आपको बताया था, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक बताना है, व्हाई कोल्ड मिल्क हेल्प्स अ पर्सन इन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी इन द स्टमक। ठीक, अगर एसिडिटी हो जाती है तो कोल्ड मिल्क कैसे हेल्प करता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में, मैंने अभी आपको बताया, ये जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ये आप सभी का होमवर्क है, आई होप आप अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क करके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।